हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्वसन रिस्पायरेशन के बारे में बताएंगे। इधर हमने फेफड़ों का चित्र बना रखा है और जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा मिलती है। तो सबसे पहले ये देखो एक दिया गया श्वसन वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कैसे क्या होता है। और कौन कौन से आपने पढ़ा होगा अनाक्षिक श्वसन क्या होता है, अक्षिक श्वसन क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। ये सब हम आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये श्वसन है वास्तव में श्वसन है क्या। श्वसन वास्तव में श्वसन क्या है थोड़ा हम बताएंगे आपको। देखो श्वसन आपको मालूम होगा, जो श्वसन क्रिया चालू होती है आपको मालूम होगा नाक, या जिसको नासा छिद्र बोला जाता है। नासा छिद्र, नासा छिद्र से चालू होते हैं, नासा कपाट होते हैं। नासा छिद्र जो नाक दो होल पाए जाते हैं, और नासा कपाट जो नाक में एक दीवार होती है उसको नासा कपाट बोला जाता है। अब यहाँ से इसके बाद में जो होता है चालू होता है जो वायु होती है, वायु वायु को ग्रहण किया जाता है, अंदर लिया जाता है, श्वास नली में जाती है, श्वास नली से सीधा हम आगे बताएंगे फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों में होता क्या है, जो वायु कोष्ठक होते हैं ये, यहाँ पे फेफड़ों में ब्लड होता है, ब्लड रुधिर, और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो वायु आती है यहाँ पे वायु में से ऑक्सीजन को ले लेता है और शरीर की समस्त सेल को ऑक्सीजन प्रदान कर देता रहता है, ये देता रहता है। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो इसी पथ से वापस चली जाती है। और ये जो ग्लूकोज ये जो होता है ये ऑक्सीजन, ये जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ने लगता है। जो C6 ये ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने लगता है, जिससे क्या होता है जल बनता है शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर, और ATP ये ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा बनती है। बस ये होता है इतना शॉर्टकट में। तो अब हम आपको शुरू से बताएंगे। ये होता है ऐसे श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में वायु जाती है, वायु में जो भी होता है उससे कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है वो केवल ऑक्सीजन को ही पकड़ के कोशिकाओं तक ले जाता है, बस। देखो सबसे पहले आपको इस चित्र में दिख रहा होगा ग्रसनी या फायरिंग्स बोला जाता है इसको। ग्रसनी वह स्थान होता है, ग्रसनी ये जो है या वह स्थान है, अगर इसको हम मुख बोले, मुख, ये मुख, और ऊपर ये हम बोले नासा छिद्र वगैरह, नाक वाला भाग, ये कौन सा भाग बोले, नाक। तो ये वो भाग होता है जहाँ पे नासा छिद्र और मुख गुहा आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये जो हलक होता है ना, कौवा जिसको बोला जाता है, इसके पीछे वाला एक ऐसा स्थान होता है जहां से ऊपर नाक की ओर और नीचे मुख की ओर, उस वाले स्थान को ही बोला जाता है ग्रसनी या फाइनेंस बोला जाता है। इसके बाद में ये वाला जो आपको भाग दिख रहा होगा, ये वाला, इसको ट्रेकिया बोला जाता है, इसी को श्वासनाल बोला जाता है, इसी के द्वारा वायु जो होती है आगे बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद में यही जब श्वासनाल दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाती है तब इसका नाम बदल जाता है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रोंची या श्वसनी, तब इसका नाम क्या हो जाता है, श्वसनी। इसके बाद में आगे हम आपको बताएं, जब ये श्वसनी या ब्रोंची अलग अलग और शाखाओं में डिवाइड हो जाती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रोंचिलिस या श्वसनिकाओं, तब इसका नाम क्या हो जाता है, श्वसनिकाओं। और श्वसनिकाओं के ऊपर ये अंगूर के गुच्छेनुमा संरचना होती है जिसको बोला जाता है वायु कोष्ठक, और इन वायु कोष्ठकों में ही ब्लड पाया जाता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है क्योंकि आरबीसी यहीं पे पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। और आरबीसी में जो होता है लगभग 95% हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यहाँ से जब यहाँ पे वायु कोष्ठकों में ऑक्सीजन आती है, वहां से क्या करता है, उसको ग्रहण कर लेता है और समस्त कोशिकाओं में पहुंचाते रहते हैं। अब आपको हम बता दें जो श्वसन होता है, ये देखो ऐसे तो फेफड़े में होता है, ऑक्सीजन आएगी यहाँ ऐसे, यहाँ 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 आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में वायु कोष्ठकों में जाता है। तो वायु कोष्ठक के बाद में जो श्वसन होता है उसको बोला जाता है कोशिकीय या अंतः श्वसन। श्वसन दो प्रकार से होता है, श्वसन दो प्रकार, श्वसन दो प्रकार से कौन कौन सा होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः, इसी को बोला जाता है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, इसी को कोशिकीय श्वसन बोला जाता है।
बाह्य श्वसन का जो खेल होता है केवल फेफड़ों तक, बस यहाँ वायु कोष्ठकों तक ऑक्सीजन जो भी वायु होती है, जो भी हवा होती आती है, तो उसको बोला जाता है भाई यहाँ तक जो आई हवा, बस इसको बोल दिया जाता है वायु श्वसन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो वायु कोष्ठक है इसके अंदर जो होता है कोशिकाओं के अंदर, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अंतः श्वसन। ये जो अंतः श्वसन है इसको, ये जो होता है ये केवल फेफड़ों तक, ये केवल फेफड़ों तक बस। इसके बाद में जो अंतः श्वसन दिया गया है या कोशिकीय श्वसन, अब ये जो होता है कोशिकाओं में होता है, जैसे वायु कोष्ठक होता है, वायु कोष्ठक से होता क्या है, आगे कोशिकाओं में होने लगती क्रिया, जब आगे कोशिकाओं में जाता है सेल्स, तो आपको बता दें कोशिकाओं में जब जाता है तो वहां भी ये दो प्रकार से श्वसन होता है। आपने नाम पढ़ा होगा, एक अनाक्षी श्वसन और एक पढ़ा होगा आक्षी श्वसन। बता दें अनाक्षी और एक आक्षी श्वसन। अब बात आती है जो सेल में होता है, जैसे कोशिका अगर हम बात करें ये सेल, तो इस कोशिका में बहुत सारे भाग होते हैं और यहाँ भी ये दो प्रकार से जब होता है तो कोशिका के अलग अलग भागों में होता है। एक नाम आपको हमने बताया होगा, एक नाम ऐसे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी में भरा रहता है कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य। पूछा जाता है अनाक्षी श्वसन जो होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है, तो अनाक्षी श्वसन जो होता है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य भाग में होता है, कोशिका द्रव्य में। जो आक्षी श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, भैया जो कोशिका अनाक्षी श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के इस वाले भाग में, और जो अनाक्षी श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है। अब अनाक्षी श्वसन का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरत नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब देखो जब अनाक्षी श्वसन होता है तो अनाक्षी श्वसन के दौरान यहाँ पे 4 एटीपी के अणु बनते हैं, एटीपी क्या, 4 एटीपी के अणु बनते हैं। अब ये जो 4 एटीपी के अणु बने हैं हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2+2, जिनमें से 2 एटीपी के अणु, ये दो क्या करते हैं, 2 एटीपी, एटीपी का नाम पूरा क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के अणु जो भोजन में ग्लूकोज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसको तोड़ने में लग जाते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ते हैं। 2 एटीपी के अणु ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने को ही बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। 2 एटीपी अणु क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने लगते हैं। और आपको बता दें ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप दो अणु पाइरुविक अम्ल के बनते हैं, पाइरुविक अम्ल के बनते हैं। अब जो 2 अणु पाइरुविक अम्ल के बनते हैं तो एक पाइरुविक अम्ल बराबर होता है 18 एटीपी, एक पाइरुविक अम्ल बराबर होता है 18 एटीपी। अब यहाँ पे बन तो 2 रहे, जब 18 की गुणा 2 से करेंगे तो आपको मालूम है 36, 18 दूनी 36 होता है, 36 एटीपी के अणु बन जाए। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 38 एटीपी के अणु मिलकर एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं और उस ग्लूकोज से ही हमको ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे 38 बन गए। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जी 2 कहाँ से आएंगे, ये 2 एक कहाँ से आएंगे, जब आपने बताया कि 38 एटीपी के अणु मिलकर एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं, तो 36 से 2 कहाँ से आए, 2 ये तो ऐसे आएंगे, 2 जब यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे ये 2 4 बनते हैं लेकिन 2 लग जाते हैं ग्लूकोज के अणु को तोड़ने में, लेकिन 2 तो बच जाते हैं ना, ये 2 भैया क्या होते हैं यहाँ पे इसमें जुड़ जाते हैं, 36 + 2 38 हो जाते हैं एटीपी। जब ये 38 एटीपी हो जाते हैं तो होता क्या है, अब ये देखो यहाँ पे आएंगे 36 + 2 38 एटीपी।
अब ये यहाँ तक इतना होता है प्रोसेस, इसके आगे बाद में होता है आपसी शोषण। अब यहाँ पे क्या होता है, अब होता क्या है, यहाँ पे जब 38 एटीपी बन जाते हैं तो इन 38 एटीपी अणुओं से एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। जब ये एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है तो इसी ग्लूकोज से हमको ऊर्जा या एनर्जी मिलती, इसी से हमको ऊर्जा मिलती। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए आप लोगों को कि सर जी ये बताओ भैया आप कि हम जब ग्लूकोज को ही तोड़ रहे हैं और ग्लूकोज को ही बना रहे हैं, ग्लूकोज को ही तोड़ रहे हैं और ग्लूकोज को ही तो हम यहाँ पे ग्लूकोज को ही तो बनाए हैं और यहाँ पे ग्लूकोज को ही तोड़ा था। ये जो ग्लूकोज है ये भोजन में था जिसको हमने तोड़ा और ये हमने ग्लूकोज बनाया, इसको तोड़ करके बाद में हमने इसको बनाया। अब मिश्रित होता है ना भोजन में बहुत सारी चीजें होती है तो वहां पे हमको तोड़ना पड़ता है उसको और इसको यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो ऐसे सब होता है। और यहाँ से एक चीज पूछी जाती है, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन आप जिन लोगों को इसके बारे में मालूम हो बताएं तो ग्लाइकोजन क्या होता है। तो ग्लाइकोजन का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा होती है, जिस रूप में ग्लूकोज इकट्ठा होते है उसको बोला जाता है, या संचित होती है उसको बोला जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ठीक है, इधर देखो फिर से हम बताते हैं। ये मालूम है आपको, ये घर्षणी होता है, ठीक है। घर्षणी वायु जो होती है अंदर आती है और यहाँ आने के बाद में श्वासनाल के द्वारा, ये श्वासनाल दो भागों में अलग अलग बढ़ जाती है जिसको ब्रोंचली बोला जाता है। ब्रोंचली के बाद में ये भी दो शाखाओं में ऐसे बढ़ जाती है तो इसको ब्रोंचलिस बोला जाता है, श्वसनिकाओं बोला जाता है। इसके बाद में इसी से कुछ शाखाएं निकल जाती है जिसको वायुकोष्ठक बोला जाता है। वायुकोष्ठक में होता क्या है, ब्लड पाया जाता है, आरबीसी वगैरह। वहां पे जब ऑक्सीजन ये जाती है तो वहां से होता क्या है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसको उठा लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और शरीर की समस्त कोशिकाओं तक उसको पहुंचा देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर इसी के रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और ये पूरा प्रोसेस होता है। जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन जो फेफड़ों तक केवल होता है और एक होता है अंतः श्वसन जिसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। अब जो अंतः श्वसन है वो भी भैया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अनाक्षी श्वसन होता है और एक होता है आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन में जब होता है तो 4 एटीपी के अणु बनते हैं जिनमें से 2 एटीपी के अणु किसमें लग जाते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने में लग जाते हैं। ग्लूकोज तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। एक पायरुविक अम्ल बराबर होता है 18 एटीपी और 2 एटीपी के पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है तो 36 एटीपी बन जाते हैं। 36 तो बन जाते हैं लेकिन हमको जरूरत कितने की होती है? 38 एटीपी की। दो जो यहाँ पे शेष बचते हैं दोनों यहाँ पे उठा के यहाँ पे बता दिया हमने। होता क्या है, इसके बाद में 38 एटीपी के अणु मिलकर एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद में जब इसका निर्माण कर लेते हैं तो ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। बाकी तो हमने बताया था ऑक्सीजन क्या करती है। होता क्या है देखो, हम बता दें आपको, जो ग्लूकोज होता है इसी को तोड़ देती है वो, इस ऑक्सीजन इसी को तोड़ देती है, ग्लूकोज को ही, कार्बोहाइड्रेट को इसमें ऐसे, और प्लस में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को एनर्जी या ऊर्जा, इसी से ऊर्जा हमको मिलती है। अब देखो इधर थोड़ा और हम आपको बता दें, ये जो फेफड़े हैं, अब फेफड़े अप डाउन होते रहते हैं, फेफड़े जो होते हैं डाउन अप डाउन होते रहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हम आपको बता दें, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, डायाफ्राम। ये क्या है? डायाफ्राम। ये जब आप सांस छोड़ेंगे, जब हम गैस को बाहर निकालेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक। और जब हम सांस लेते हैं तो ये कुछ नीचे की ओर हो जाते हैं, तब ये कुछ भैया ऐसे हो जाते हैं। इसका मतलब है हम गैस को बाहर निकाल रहे हैं और इसका मतलब जब ये ऐसे होंगे तो इसका मतलब हम गैस को अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे 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 अप डाउन होते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और हमारे ये डायाफ्राम ही डाउन हो जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कार्य करना बंद कर देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पूरे बॉडी में तो कहीं चोट नहीं आती है लेकिन ये डायाफ्राम ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जब डायाफ्राम ये नष्ट हो जाते हैं, देखो हम फिर से बताते हैं आपको। कभी कभी होता क्या है, जैसे दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के समय आप इसी डायाफ्राम के जैसे डायाफ्राम के होता है मतलब वैसे गिर जाएंगे। जब वैसे गिरेंगे आप तो ये डायाफ्राम आपके
काम करना बंद कर देंगे। जब ये काम करना बंद कर देंगे, जब ये काम करना बंद कर देंगे तो होता क्या, और तो कहीं चोट लगी नहीं होती। सब लोग देखते हैं भैया सिर में भी चोट नहीं लगी, यहाँ भी नहीं लगी, यहाँ भी नहीं लगी, लेकिन डायाफ्राम जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। जब डायाफ्राम काम करना बंद कर देते हैं तो फेफड़े भी काम करना बंद कर देते हैं। फेफड़े जो काम करना बंद कर देते हैं, जब फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, वो काम करते हैं डायाफ्राम के अकॉर्डिंग। जैसे डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो ये समझ लो बाहर छोड़ रहा है, ये नीचे आएगा तो ये गैस ले रहा है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर डायाफ्राम आपके काम नहीं करते हैं तो बेकार। और आपको बता दें, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये डायाफ्राम काम ना करके उनकी जो पसलियां होती हैं, पसलियां वो काम करती। गर्भवती औरतों में डायाफ्राम काम नहीं करता है, उनमें क्या करता है, पसलियां काम करती हैं फेफड़ों को अप और डाउन करने में। आपको बता दें, अगर आपसे पूछता है कि मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो उसका मुख्य श्वसन अंग कभी कभी ऑप्शन दिमाग में आता है नाक होगा। उसके बाद में कहते हैं नाक तो होगा लेकिन हमने नाक को बंद कर लिया, नाक को बंद करने के बाद में फिर भी श्वसन लेते रहते हैं, तो कहते तो मुंह होगा। अरे बात तो सही है, हाँ मुंह होगा। फिर हमने क्या किया, मुंह को बंद कर लिया तो नाक से लेने, तो कहते नहीं नाक मुंह दोनों होंगे। तो आपको बता दें, ना नाक होता है मुख्य श्वसन अंग और ना ही मुंह होता है। जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े, लंग्स जिसको बोला जाता है, फेफड़े होते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। फेफड़े कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। ये दो पाए जाते हैं। इनका जो पूरा हमने कार्य है ये हमने बता दिया है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आएगा। और देखो आप लोग इसको देखिएगा आराम से, एक एक चीज़ हमने बताया, ये एक जगह से नहीं, हमने बहुत जगह से इतना पढ़ा है तब आपको हमने बताया है। और बताया क्या, हमने बहुत छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं इसलिए कि आप लोग भी परेशान हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सकें। देखो मेरा मतलब है केवल आप लोगों को इसके बारे में बताना, बाकी आप लोग किताबों में पढ़ें, ठीक है। किसी टीचर वीचर के सहारे रहने से मतलब ये होता है, संपूर्ण तो वो बता नहीं पाएगा। हम लोग केवल ये कर सकते हैं कि आपको हम उसके बारे में बताएं, और बताने के बाद में आप लोग जब उसको सर्च करेंगे, किताबों में ढूंढेंगे, तो आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा दिन तक रुकेगा, ठीक है। और हम ये मतलब ये हमने आपको बता दिया, ये सब ऐसे ऐसे होता है। इसके बाद में आप लोग किताबें उठाएं और किताबों को अच्छे से पढ़ें। आशा है आप लोग ये वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे।